तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था आपने? क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। एरिया क्या था? परपेंडिकुलर। सिमिलरली हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्मल एरिया। उसके नॉर्मल एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे ही इसमें होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे देखते हैं? देखो, इसको डिफाइन में इसके फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद बताऊंगा इस स्टेटमेंट को। जैसे कि मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ऐसे करके एरिया है, और वो एरिया क्या कर रहा है? मान लो ये एरिया का यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि ये एरिया ऐसे है और इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर एक ये है, ये ऐसे ऐसे करके एरिया है। दिख रहा है आप मेरा? यस सर। ऐसे करके एरिया है, और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा, अब जो एंगल होता है इनके बीच में थीटा, वो होता है जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, एरिया के परपेंडिकुलर जो होगा ना, उसके बीच में और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। या फिर मैं ये बोल दूं कि आपका जो एरिया है, जो एरिया है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कंपोनेंट एरिया के साइड में, उसको देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ये है, इसका कंपोनेंट ही है ना इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, है कि नहीं? इस बी कंपोनेंट एन वेक्टर की डायरेक्शन में, कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ये क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे? यस। दोनों। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ area of the surface and component of magnetic field normal to that surface। normal का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। एरिया आपका ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूं, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? देखो, यस सर। तो ऐसे करके अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो वही आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस। डी एस क्या है? एरिया वेक्टर है, जहां पे बी डॉट डी एस आपका एन आपका यूनिट वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन बता रहा है एरिया वेक्टर की। तो हम देखेंगे बी डॉट डी एस को, अगर बी को क्या रख रहे हैं हम? उसकी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रख रहे हैं? बी कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, बी कॉस थीटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। भाई एरिया आपका ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? एन वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट क्या बी कॉस थीटा है? यस सर। यस सर। या तो आप एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले लो, या फिर आप एरिया जहां पे दे रखा है उसी उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर था उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो। दोनों सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है। या तो आप एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर ले लो, मान लो, चलो बताता हूं, ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। ये मान लो कि वर्टिकल से आपका, पहले वर्टिकल बनाता हूं, ये आपका वर्टिकल है और आपका ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया, ये एंगल मान लो थीटा है। या तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया ले लो, इस एरिया का परपेंडिकुलर फील्ड के इसके डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या ए कॉस थीटा होगा? होगा कि नहीं होगा? या तो आप ऐसे ले लो, या फिर आप एक काम करो कि इसका इस ए कॉस थीटा को हटा के इसके परपेंडिकुलर इस जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाओ। मान लो ये कोई वेक्टर है एन वेक्टर, इस बी का एक ऐसा वेक्टर लो, इस v का मान लो कि ये वेक्टर था, यहां से एंगल थीटा बना रहा था, तो क्या इस n वेक्टर के पैरेलल, n वेक्टर की डायरेक्शन में यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा? b cos थीटा आएगा। यस सर। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो आप, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा क्या हुआ, फाई आ गया बी एस कॉस थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में आपका आ गया बी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, Cos theta. ए बी कॉस थीटा। तो आप या तो इसको ले लो डी एस कॉस थीटा को, क्या मैं डी ए वो लिख सकता हूँ, Sir, AB cos theta. लिख सकता हूँ डी Yes. Yes. डी एस कॉस थीटा क्या था, एक एरिया का ही तो कंपोनेंट है। या फिर आप इसको बी को साथ बी के साथ में ले लो, इसीलिए हमने क्या किया ए डॉट बी, और आपका एन क्या बता रहा है यहाँ, एन बताओ जरा क्या बता रहा है, डायरेक्शन वेक्टर है जो कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये आपका यूनिट वेक्टर। Direction बता रहा है। अच्छा, क्या इसको ए बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं भाई, इसको तो बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे आपने बी ए कॉस थीटा लिखा, आपका मेन एक्सप्रेशन यही ज्यादातर यूज होगा, आपका ये ज्यादातर यूज होगा। अच्छा एक बात बताओ, फ्लक्स पॉजिटिव कब हो सकता है, फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा जब थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 90 से कम होगी। Yes. 0 से ज्यादा होगी और 90 से कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो 90 पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये लिमिट दे रखी है बस। सिमिलरली इनको तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, उसी को तो वही दे रखी है, 270 से और 360 के बीच में आपका cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपकी 5 पॉजिटिव होगी। अब 0 कब होगा, 90 डिग्री पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 270 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. Yes, sir. सिमिलरली अगर नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव जब होगी जब आपका थीटा 90 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, तब आपकी क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू जहां पे नेगेटिव होगी वो आपका नेगेटिव होगा, और जहां पे पॉजिटिव होगी वो आपका वहां पे पॉजिटिव होगा। भाई ये तीनों चीजें तो किस पे डिपेंड कर रही हैं, डिपेंड्स ऑन cos थीटा, cos थीटा पे डिपेंड कर रही है ना। Yes, sir. इन तीनों चीजों में कोई समझने जैसा कुछ भी नहीं है। थीटा की वैल्यू डालोगे, जो पॉजिटिव आना होगा पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आना होगा नेगेटिव आ जाएगा, और 0 आना होगा 0 आ जाएगा। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, सिमिलरली वैसे ही आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या क्लियर है मैग्नेटिक फ्लक्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब बी ए कॉस थीटा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल कैन बी चेंज? Yes, sir. चेंज हो सकती है। अब देखो कोई मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका ऐसे, बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मान लो कोई एरिया है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं कितने तरीके से चेंज कर सकता हूँ, बताओ मुझे। 3 types. ये मान लो एक तो मैं बी को चेंज कर दूं तो angle मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. एरिया को अगर मैं छोटा बड़ा कम कर दूं या बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। Yes, sir. Yes. मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो सेम एरिया से ज्यादा लाइन पास होंगी, Yes, sir. Yes, ज्यादा लाइन Yes. पास होगी, Yes, इसका sir. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया। या फिर मैं एरिया बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही रहने दूं, तब भी तो उस एरिया से ज्यादा लाइन पास होंगी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. या फिर मैं थीटा को चेंज करूं, अगर मैं थीटा को जस्ट उसके परपेंडिकुलर कर दूं सरफेस के, तो ज्यादा लाइन पास होगी, Yes. होता है कि नहीं? No, थीटा के sir. क्यों बेटा? थीटा को चेंज Sir, करके, cos 90 तो नहीं बेटा, परपेंडिकुलर हम लेके चल रहे हैं, नहीं समझ में आया। ये आपका बी है, ये आपका एरिया है, तो एरिया वेक्टर के यहाँ का एरिया का वेक्टर कैसे है, एरिया तो ऐसे है ना, तो इन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 है बेटा। Yes. yes, sir. Yes, आप sir. देख रहे हो यहाँ पे एंगल किस किस के बीच में था, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल था, एरिया के जो परपेंडिकुलर था। एरिया वेक्टर ऐसे है, ऐसे,
इन दोनों के बीच में एंगल था हमारा, इसके और इसके बीच में एंगल है, न कि इसके। तो आप यहाँ पर देखो ये पैरेलल हो रहा है, एरिया वेक्टर और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल हो रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. हो रहे Yes, हैं, sir. क्या होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। So, मेरा हाँ, तो जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू इसमें अप्रोक्सीमेटली कौन से पीछे वाले में, यहाँ पे से यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैंने रैंडमली लिया है, वैसे रैंडमली लिया है यहाँ पे। तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा। नहीं नहीं नहीं, एरिया वेक्टर आपने ऐसे बनाया ना, ऐसे, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये एंगल होगा थीटा। ओके सर। हाँ, अब देखो जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स को तीन तरह से चेंज कर सकते हो, एक तो बी को चेंज करके, एक एरिया को चेंज करके, एक थीटा को चेंज करके, कर सकते हो कि नहीं? Yes. तीन तरीके से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल कैन बी चेंज, नंबर 1 बाई चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें या मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दें, तो क्या मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा? Yes, sir. या फिर मैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में बढ़ा दूं या कम कर दूं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड के उसमें चेंज होगा? Yes, sir. बाकी नहीं। Yes. सिमिलरली अगर मैं ओरिएंटेशन को चेंज करूं, ओरिएंटेशन या इसको जब हम पढ़ेंगे ना, इसमें पढ़ेंगे हम एसी जनरेटर, क्या थीटा का यूज देखेंगे हम एसी जनरेटर में। अभी मैं नहीं बता रहा, मैंने कुछ नहीं बताया अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आप ये चीज हम देखेंगे आगे, बस। ठीक है, थीटा का चेंज करके भी मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकता हूँ। अरे एक चीज बताओ मुझे, Yes, sir. जैसे ये लाइन है मेरी, ये मान लो मैग्नेटिक लाइन जा रही है, ये दो पेन दिख रहे हैं आपको, दोनों पेन Yes, sir. दिख रहे हैं कि नहीं? मान लो मेरा एरिया पहले ये था, पहले ये एरिया था, अब ये हो गया, ये हो गया, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास होंगी इससे? Yes, sir. है? और सिमिलरली अगर मेरा एरिया ऐसे हो जाएगा तो क्या ज्यादा पास होंगी? Yes, sir. क्या ऐसे हो जाएगा तो कम पास होंगी? तो क्या मैं एरिया का एंगल चेंज कर रहा हूं तो क्या मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? Yes, sir. तो हमारा एरिया, तीन तरीके हम पे आ गए कि फ्लक्स तीन तरीके से चेंज हो सकता है। और चौथा, या फिर हो सकता है कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो, या तो आपका एरिया भी चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो, तब भी आपका चेंज हो सकता है। मेनली मतलब है हमें, देखो कम ज्यादा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है फ्लक्स के चेंज होने से। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, डजंट मैटर, हमें मतलब है फ्लक्स के चेंज होने से। फ्लक्स में हम चेंज कराना चाहते हैं। अभी आगे पता चलेगा हम आपको फैराडे लॉ में कि हम आपका फ्लक्स में चेंज क्यों कराना चाहते हैं, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे, फ्लक्स के बारे में, सॉरी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अच्छा, स्केलर क्वांटिटी आपको याद है, दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो एक स्केलर क्वांटिटी आती थी, याद है? Yes, sir. यहाँ पे ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या ये स्केलर ही होगी? Yes, sir. तो आपकी ये है, और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स आपका जो यूनिट होती है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है, वेबर होती है। और आपकी सीजीएस यूनिट इसकी होती है मैक्सवेल। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। सिमिलरली 1 मैक्सवेल होता है 10⁻⁻8 वेबर के। और मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्मली एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और बोलते हैं हम इसको स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हम पढ़ा, अभी मैं एक बार और ओवरव्यू बताता हूं आपको। अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आया कि पर यूनिट एरिया से हमारा कितने एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के हमारे तीन तरीके थे मेजरली। नंबर 1 था हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा।
नंबर 2 हमारा एरिया था, जो हम जिस सरफेस को का एरिया ले रहे हैं वो सरफेस का एरिया था, तब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। नंबर 3 था हमारा एंगल, जो हमारा एरिया है उसका अगर हम एंगल चेंज करें तब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी दो एक साथ हो या तीनों एक साथ हो तब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. आगे ओके। अब हमारा आया फेराडे। फेराडे चचा बैठे थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। वो देख रहे कि हमने मैग्नेट देखी, इस मैग्नेट को मैंने दो कॉइल्स के बीच में रखा, एक इस साइड में रखी थी, एक यहाँ पे रखी थी, बंद है, कॉइल है और क्लोज सर्किट है, याद रखिएगा क्लोज सर्किट है। क्या इसका कुछ एरिया भी होगा ना? Yes. एरिया होगा कि नहीं होगा? Yes, इसका sir. एरिया कुछ होगा, तो क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी? जैसे ही अभी देखो आप यहाँ पर रखा है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास भी हो रही होंगी, इससे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी और इससे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी? Yes, sir. Yes, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी Yes. yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे इससे भी तो पास हो रही होंगी। सिमिलरली साउथ पोल में एंटर कर रही होंगी, इससे घूम के मान लो ऐसे आ रही है साउथ पोल पे, इससे घूम के कुछ लाइन ऐसे भी आ रही होंगी, कुछ ऐसे भी आ रही होंगी, मतलब इसे अभी भी पास, इससे भी पास हो रही होंगी, इससे भी पास हो रही होंगी, लेकिन देखो अभी भी पास हो रही है लेकिन कोई भी करंट नहीं है। अब मैं आपको समझ में आएगा कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे इतना जोर क्यों दे रहे थे। अब आपको समझ में आएगा कि अभी देखो कोई भी करंट नहीं है, दोनों में ऊपर, पहले फर्स्ट वाले उसको देखो, कोई भी करंट नहीं है ना, Yes, sir. इनिशियली कोई करंट No, नहीं है। sir. तो हम देखो जैसे ही इसको मूव कराएंगे, देखो साउथ पोल इधर है, सॉरी नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, जैसे ही हम इसको मूव कराएंगे, देखो हमने जैसे ही इसको मूव कराया करंट आया करंट, Yes, sir. Yes, जैसे हम इसको मूव करा रहे हैं करंट आ गया, जैसे हम इसको मूव करा रहे हैं करंट आ गया, जैसे ही मूव करा रहे हैं करंट आ गया। अगर यहाँ पे ये इसको मैं रोक दूं तो फिर से करंट चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स करंट तब तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। करंट देखो ये रुका हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे एरो मिटा नहीं पाया, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाता है आपका करंट खत्म हो जाता है। सिमिलरली दूसरे वाले को देखो, हमने क्या किया, पोलैरिटी चेंज की। अब करंट की डायरेक्शन देखिएगा, करंट की डायरेक्शन देखो, नॉर्थ साउथ पोल इधर है तो इसमें देखो अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। देखो इसमें कैसे है, क्लॉकवाइज है, और इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें आपको क्लॉकवाइज है। इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन भी कुछ पोल्स पे या फिर इनके मोशन पे डिपेंड करेगी। कुछ आगे चल के देखेंगे, लेंज लॉ में बताएगा, डायरेक्शन हमारी लेंज लॉ में पता चलेगी। लेकिन अभी आप देख पा रहे हो करंट हो रही है जनरेट, करंट ईएमएफ क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, sir. सिमिलरली फेराडे ने एक और देखा, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करके देखी, पोलैरिटी चेंज करके देखी तो उसने देखा कि जैसे ही मैग्नेट को मूव करा रहा हूं, हमारे जो दो सर्किट थे पहले वाले उनमें डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गई है और इसमें क्लॉकवाइज हो गई है, हुआ है कि नहीं हुई है? Yes, sir. Yes, तो फेराडे ने देखा कि भाई अगर किसी मैग्नेट को मैं किसी, मान लो कोई कंडक्टर रखा हुआ है, किसी मैग्नेट को उसके पास लेके जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। किसी कंडक्टर के जो कि क्लोज लूप बना रहा है उसके पास लेके जा रहा हूं तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें फ्लक्स का चेंज होगा कि नहीं होगा उसमें? Yes, sir. तो yes, उसमें sir. फ्लक्स का चेंज हो रहा है, इसीलिए उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो हमने एक चीज, उसी चीज को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी और जैसे ही हम इसको उसके पास में लेके आएंगे, देखो इसको पास में लेके आ रहे हैं, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स में? होगा कि देखो अभी कुछ भी, मान लो अभी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, मान लेते हैं अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, जैसे ये पास में आएगा कि जैसे जैसे पास में आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। Yes, sir. जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है आपका उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट होता है, या फिर बोले तो एक करंट फ्लो होने लगता है। क्लियर है इतना? अब आपको समझ में आया कि हम फ्लक्स के चेंज पे इतना जोर क्यों दे रहे थे,
क्यों हम चाहते थे कि फ्लक्स में कुछ चेंज हो जाए, क्यों हमने इतने तरीके निकाले कि फ्लक्स को हम चेंज कराना चाहते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वे निकालो कि फ्लक्स को चेंज कर सकते। अब देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल, यानी कि ये लिंक, ये रिलेटेड है किससे, फ्लक्स से। चाहे आप एक चीज और भी कर सकते थे ना, मैग्नेट को वहीं पर रखो, क्या मैं सर्किट को मूव कराऊं तब भी फ्लक्स में चेंज होगा? यस सर। अरे देखो, मैग्नेट को मैं यहीं पर रखूं, मान लो मैग्नेट मैंने यहीं पर रखी, इसको मूव करा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन, तब भी तो फ्लक्स में चेंज होगा। यस सर। दोनों मतलब क्या, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अगर हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इसका मतलब हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। क्लियर है? सर जैसे मैग्नेटिक क्या हाँ, चेंजेस आएंगे? क्या क्या सर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंजेस आएंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कितनी मैग्नेटिक लाइंस आपके उतने ही एरिया से पास हो रही है। मान लो आपका पहले, एक मिनट, हाँ कोई मैग्नेट बनाता हूं मैं, ये कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। पहले हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इधर ही दिखा रहा हूं मैं एरिया। मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से निकल रही है, ठीक है। मेरा कुछ एरिया था यहाँ पे, इतना एरिया को किसी और से ले लेता हूँ, ग्रीन से ले लेता हूँ। मेरा कुछ एरिया था यहाँ पे इतना, ठीक है। अब मेरा एरिया यहाँ से देखो, एक एक लाइन, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेता हूँ, एक लाइन पास हो रही है, मान लो एक लाइन पास हो रही है इस एरिया से, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? यस एक लाइन पास हो रही है। अब मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके गया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके, या फिर एरिया को इसके पास लेके आया, मान लो एरिया को इसके पास लेके आया, ठीक है। एरिया को मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ले आया, वही एरिया है, सेम एरिया है ए। क्या इसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है? यस सर। तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन एरिया से पास हो रही हैं, क्या उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे? Yes, sir. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब यस सर। तो अगर sir. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है, वही आपका ईएमएफ जनरेट करता है। अब आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये क्या बता रहा है, बता रहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल। कॉइल की रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। एंड ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन फोर्स कटिंग द डिफरेंट एंगल एट द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल। वही बता रहा है, वही लिखा हुआ जो मैंने बताया है कि जब आप मैग्नेट को आगे लेके आ रहे हो, तो अलग अलग एंगल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया को कट कर रही है, या फिर बोले किस एरिया से पास हो रही है। इसी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो जो आपका सर्किट है उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। समझ में आया कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था कि ये चीजें हो रही हैं। उसके हम देखेंगे, जो मैंने बोला है ना सारी चीजें, वो यहाँ पे लिखी हुई है। हमने ऑब्जर्वेशन में देखा, क्या देखा? नंबर 1 देखा हमें रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। देखो उसने बोला है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि चाहे तो कॉइल को मूव करा दो, या फिर आप मैग्नेट को मूव करा दो, दोनों में से किसी भी चीज को मूव करा दो आसपास। चाहे आप एक चीज को उसी जगह पर रख के अब दूसरी चीज को पास में ले जा रहे हो, तब भी रिलेटिव मोशन है। एक को वहीं पे रख के मैग्नेट को पास में ला रहे हो, तब भी रिलेटिव मोशन, या फिर दोनों को ही मूव करा रहे हो, तब भी रिलेटिव मोशन है। तो इसने रिलेटिव वर्ड यूज किया है, याद रखिएगा। द इंड्यूस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल। जैसे ही हमने रिलेटिव मोशन कराया, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई मैग्नेटिक उसमें, कॉइल में। अब द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। देखो उसके बाद क्या हुआ, उसमें करंट, उसमें गैल्वेनोमीटर में ये क्या था,
क्या इसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते थे, याद है आपको, करवाया था मैंने। Yes, sir. गैल्वेनोमीटर क्या बताता, क्या करता था, बताओ मुझे जरा, गैल्वेनोमीटर क्या करता स्मॉल था? अमाउंट ऑफ करंट को हाँ, मेजर करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का डिफ्लेक्शन बताता था, या बोलते हैं कि मेजर करता, बहुत छोटे अमाउंट की करंट को बताता था। ज्यादा अमाउंट की करंट के लिए फ्यूज हो जाता, ये बस्ट हो जाता, ज्यादा अमाउंट की करंट नहीं बता पाता। तो हमें उसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेस मिले, डायरेक्शन के लिए हम लेंज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कॉइल को देखो, कॉइल कैन बी मूव बाय फिक्सिंग मैग्नेट, ये वही कंडीशन बता रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं कि कॉइल को मूव कराएं और मैग्नेट को फिक्स रखें। ये एक्चुअली में वही है जो मैंने आपको पीछे सारी चीजें एक्सप्लेन की। मस्ट बी अ रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ये सारे स्टेटमेंट बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो करंट डिफ्लेक्ट होता है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। जो चीज मैंने पीछे बताई है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखी हुई, आप बाद में भी पढ़ सकते हो इस चीज को। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. वहां का सीधा सीधा लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। क्यों मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि ये चीज आप बाद में भूल जाओगे। क्लास में तो याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद में याद नहीं रहेगा, इसीलिए उसमें जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो सारी की सारी यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लॉ देखने वाले हैं दोनों। फर्स्ट लॉ क्या कहता था? फर्स्ट लॉ बोलता है व्हेन एवर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और वो किसी सर्किट से कनेक्टेड, क्लोज सर्किट होना चाहिए, ध्यान रखिए क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज सर्किट हो तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी आने लगती है। ईएमएफ होगा तो क्या करंट भी फ्लो होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। वो किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से होता है। ये बोलता है हमारा क्या, फर्स्ट लॉ। या फिर मैं आपको बोलूं जैसे जो कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि जैसे जैसे किसी सर्किट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ की वजह से एक स्मॉल करंट उसमें जनरेट होता है। तो उसी स्मॉल करंट को मेजर किससे करते थे? गैल्वेनोमीटर। ये एक्चुअली था क्या, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अरे भाई फैराडे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे ना, ये एक्सपेरिमेंट ही किया था ना फैराडे ने। Yes, sir. Yes. भाई इसी के बेस पे तो वो लिखा था अपना लॉ। तो भाई जो मैं पहले से बोल रहा था क्या वही होगा फर्स्ट लॉ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया कि छत से मैं एक गिट्टी फेंक रहा हूं और एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक रहा हूं, एक छोटी सी गिट्टी फेंक रहा हूं, एक पत्थर फेंक रहा हूं बड़ा सा, दोनों को ग्राउंड पे फेंक रहा हूं, दोनों जमीन पे नीचे गिर रहे हैं। उस टाइम पे आपने बता दिया भाई दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, तो ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है ये सारी चीजें। तो जब आप अपना लॉ लिखोगे उसमें भी तो यही बात लिखोगे कि आपने जो ऑब्जर्व किया, सारी चीजें जो आपने देखी वही चीज तो आप लॉ में लिखोगे, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया उसने फर्स्ट लॉ में बता दिया कि भाई जो हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा उस कॉइल में। अब जैसे ही हमने बताया तो उसने पूछा यार कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट का हमने बता दिया कि फ्लक्स चेंज करेंगे तो कितना फ्लक्स चेंज करें और कितना फ्लक्स चेंज करने पे कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, उसके लिए आया फिर हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में उसने बताया the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड करंट का या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? क्या डी फाई ओवर डी टी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? Yes, sir. Yes, sir. डी फाई ओवर डी टी। लेकिन नेगेटिव का मतलब समझ में आएगा आपको लेंज लॉ पढ़ने के बाद। नेगेटिव साइन का मतलब आपको अभी पढ़ लो, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब आपको समझ में आएगा लेंज लॉ के उसमें पढ़ने के बाद में। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ बोलता है, आपको कल की क्लास याद है इंड्यूस्ड डायपोल वाली, उस टाइम पे मैंने बताया था कि लेंज लॉ में ये सारी चीजें बताएंगे। Yes, sir. याद है Yes, कल की sir. क्लास?
तो लेंज लॉ बताता है कि जो चीज जिसके कारण आई है उसी का अपोज करेगी। तो आपको याद है इंड्यूस्ड डाइपोल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहे थे। Yes, sir. इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा किसकी वजह से हुए थे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जिसकी वजह से पैदा हुए थे क्या उसी का अपोज कर रहे थे? Yes, sir. यही लेंज लॉ भी बताता है, इसीलिए ये नेगेटिव का साइन आया है। आप देखोगे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, तो उसको हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाया हमने, K लगा लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के K लगाया, तो K एक कांस्टेंट है, कि K एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारा फाइनली आया कि E इक्वल टू d∅/dt। d∅/dt आया, तो हमने देखा कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि फाइनल फ्लक्स माइनस के इनिशियल फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हुआ है। K हमारा एक कांस्टेंट होता है, उसको हम 1 ले लेते हैं। इसमें हम 1 लेते हैं क्योंकि हम ज्यादातर चीजें फ्री स्पेस में ही करते हैं। फ्री स्पेस में इन द सेंस कि एयर के एनवायरनमेंट में। भाई हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है सब एयर में ही तो है, ऐसा तो है नहीं कोई फ्रिज के अंदर चला रहे हैं हम सारी चीजों को। सारी चीजें एयर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए हम K को ले लेते हैं जनरली यहाँ पे 1। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे ये जो आया है इसके बेस पे क्वेश्चन है, अभी जस्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, उसको जरा करो, इस क्वेश्चन को करो। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल टू मॉड ऑफ d∅/dt। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या बोल सकते हैं? द ओनली मैग्नीट्यूड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ माइनस के d∅/dt? भाई मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मान लो अकेला, डायरेक्शन से मुझे मतलब ही नहीं है। माइनस बताता है डायरेक्शन, माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। और d∅/dt अगर मुझे अगर मॉड चाहिए तो आप ओनली d∅/dt ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मॉड से क्या मैं इसको d∅/dt भी लिख सकता हूँ ना, फॉर मैग्नीट्यूड ओनली। हुआ किसी का? इसी से रिलेटेड आपको मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि नीट में आया हुआ है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन दिया है मैंने होमवर्क में, सेम टू सेम, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको करवाया है। और नीट में आया हुआ आपसे करवाऊंगा, नीट में करवाया हुआ आपसे करवाऊंगा, जो कि आप ये कर लोगे मतलब उसको भी कर लोगे, ये गारंटेड है, ये मुझे भरोसा है कि आप उसको भी कर लोगे। हुआ किसी का? तो मनीषा का ऑप्शन सी आया है। अच्छा, नीता देवी का ऑप्शन ए और Sir, option मनीषा A का आया मेरा ऑप्शन भी। सी आया है। ओके, ज्यादा ऑप्शन ए आया है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का ऑप्शन सी भी आया, एक का ऑप्शन सी आया है। नीति का ऑप्शन सी, पल्लवी का ऑप्शन सी, अंकिता का ऑप्शन सी, ए सॉरी, ऑप्शन ए ही है सबका, ज्यादातर लोगों का ऑप्शन ए है। अगर ऑप्शन ए आया है मतलब आपने आंसर सही किया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 400। भाई जो कॉइल आपने लगाई है क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा? Yes, sir. उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस की बात नहीं किए थे, जैसे आप मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे थे, जो कॉइल बनी हुई थी जिस वायर की, क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो उस रेजिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा कितना करंट फ्लो होगा। ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन करंट आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आप देखोगे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको फाई का एक्सप्रेशन दे रखा है 50t² प्लस 4। अच्छा एक बात बताओ, मेरा ई कितना, ई क्या होता है? d∅/dt मैग्नीट्यूड। Yes. बोलूं तो मैं माइनस के d∅/dt होता है, तो मैं इसको बोल दूं कि मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहा हूं तो ओनली d∅/dt। तो क्या मैं यहाँ पे Yes, d/dt यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 50t² प्लस 4। अब आप देखोगे एट कितने सेकंड पे? t = 2 सेकंड पे, एट
तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, पहले ये देखो 50t² + 4, देखो t² का डिफरेंशिएशन करो जरा, 50 इंटू क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 50 into 2. t की पावर 2 माइनस के 1। डिफरेंशिएशन पावर कम होती है, इंटीग्रेशन पावर बढ़ती है, याद है कि नहीं आपको? Yes, sir. है Yes. आपका ये हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0. आप यहाँ पे देखोगे आपका क्या आ रहा है, 100, 50 इंटू 200, 100t. 100t आ रहा है। अब आपको कितने पे चाहिए, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप ईएमएफ निकाल लो पहले। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरा मान लो E2 है, E2 आपका आएगा 100 इंटू 2, यानी कि कितना आ रहा है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आ गया, क्या क्या आपका क्या ईएमएफ आ गया। आपको याद है V या फिर बोलूं E इक्वल टू IR होता था। Yes, sir. Yes. इक्वल टू IR से मुझे करंट चाहिए, क्या मेरा E/R होगा? Yes, sir. तो करंट मेरा यहां से निकाल सकता हूं मैं, I इक्वल टू E/R, यानी कि E कितना है मेरा 200, 200 upon R कितना है 400. मेरा 400, यानी कि मेरा I आ गया 0.5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए इसका है। क्लियर है सबको? Yes, sir. सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ होमवर्क में दिया है क्वेश्चन, उसको और करिएगा। अब हम पढ़ते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलते हैं? The direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी एरिया के पास में लेके जाएं, या फिर एरिया को एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. जिस चेंज की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस ईएमएफ के कारण जो करंट आएगा उसकी डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगी जो जिसके कारण वो हो रही है। करंट किसके कारण हो रही है? फ्लक्स के चेंज होने के कारण हो रही है कि नहीं? फ्लक्स के चेंज होने के कारण। Yes, sir. तो उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा वो करंट, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा वो करंट। उस करंट की ऐसी डायरेक्शन, देख रहे हो कितना गद्दार है ये। जिसके कारण आ रहा है उसी को अपोज कर रहा है, उसी की वजह से। आपको याद है इस फॉर्मूले में माइनस आया था। इस फॉर्मूले में माइनस क्यों आया था? मैंने बताया था लेंज लॉ की वजह से आया। हवा लग रही है, तोते उड़ गए। No, sir. फिर से माइनस का क्या सर, माइनस साइन क्यों, फिर से बताओ। माइनस साइन? देखो अभी पहले लेंज लॉ को देखो। लेंज लॉ बोलता है कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, जो आपकी करंट की डायरेक्शन आने वाली है सर्किट में, वो ऐसी डायरेक्शन आएगी जो कि जिसके कारण आ रही है, जिसके कारण वो करंट आ रही है। कारण किसकी आ रही है? फ्लक्स के चेंज के कारण। फ्लक्स के चेंज के कारण आपकी करंट आ रही है। अगर आपके फ्लक्स के बढ़ने के कारण करंट आ रही है तो वो करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी जो कि फ्लक्स को घटाए। तो अगर फ्लक्स के घटने के कारण वो आ रही है करंट, तो वो ऐसी करंट की डायरेक्शन होगी जो कि फ्लक्स को बढ़ाए। मतलब उल्टा होगा, जिसके कारण वो आ रही है उसी का अपोज करती है। समझ में आई मेरी बात? Yes. Yes, sir. जिसके कारण वो आ रही है उसी का अपोज करती है। इसीलिए आपका वहां पे जो वो आया था ना ई का फॉर्मूला, माइनस के d∅/dt था, वो माइनस साइन इसीलिए आया था क्योंकि भाई जिसके कारण आ रही है उसका अपोज कर रही है, इसीलिए माइनस आ रहा है उसके सामने, क्योंकि उल्टा है ये। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, देन induced current in the coil set itself to stop the motion of the magnet।
अगर किसी के मोशन की वजह से आपका करंट आ रहा है तो करंट आपकी ऐसे अरेंज होगी कि उसकी मोशन को स्टॉप कर दे, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगी आपकी उसमें सर्किट में। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? Yes. Yes, sir. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। देखो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, जैसे आपने पहले देखा था, सबसे पहले दो कॉइल रखे थे दोनों साइड में, Yes. दो कॉइल रखे थे ना, एक में क्लॉकवाइज करंट थी, एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही, दोनों अपोजिट था ना। Yes, sir. देखो प्राइमरी सेकेंडरी से आप ये समझ सकते हो कि एक अगर आप करंट फ्लक्स को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम करने की कोशिश करें, तो इंड्यूस्ड करंट सच दैट टेंड टू स्टॉप द चेंज। आप करंट की डायरेक्शन के लिए एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखो, जो हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको अपोज करते हुए हमें करंट फ्लो करानी है सर्किट। बस इस चीज को ध्यान रखो, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे उससे थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा। समझ में आ रहा है? जो हो रहा है उसका हमें अपोज करना है। देखो एक एग्जांपल देखेंगे अभी, एक्सप्रेशन फॉर, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, 8 मिनट हो गई है, क्योंकि इसके बाद में ये एक्सप्रेशन है, उसका एक्सप्रेशन के बाद में ये यहां से आपको समझ में आता हो, तो ये आपको आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मैं कराऊंगा कल। इसको देख लो साहब, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉ। दोनों लॉ के कारण हमारा क्या एक्सप्रेशन बनने वाला है, देखो E इक्वल टू माइनस के d∅/dt, ये तो हमारा दिया था उसने, फेराडे ने दिया था कि नहीं? Yes, sir. ये भी फेराडे ने बताया था, ∅2 माइनस के ∅1/t। अब देखो अगर आपका n नंबर ऑफ टर्न हो, अगर मान लो कोई कॉइल ऐसी है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है, तो क्या एरिया n टाइम्स हो जाएगा? भाई एरिया n टाइम्स होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. n टाइम्स एरिया होगा तो क्या हमें उसमें n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Yes, sir. भाई Yes, sir. n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा n टाइम्स आपका क्या होगा? करंट फ्लो होगा उसमें, n टाइम्स आपकी करंट जनरेट होगी कि नहीं? Yes, sir. तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, आई क्या था मेरा? आई Current. E/R था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा E/R था, E को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस के d∅/dt लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं E को माइनस के d∅/Rdt लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यही वाली इक्वेशन है, रेजिस्टेंस है क्या? सर, आर रेजिस्टेंस है। हाँ आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, जो कॉइल हम लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है यार, जो हम कॉइल लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है। अच्छा आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? dq/dt लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. और इधर क्या है? माइनस के d∅/Rdt। देखो ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा? dq इक्वल टू d∅/R, माइनस के d∅/R। अब यहां से आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाला वो हो रहा है, वो मैं आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, वो कल की क्लास में होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। यहां से आपको समझ में आएगा उसकी डायरेक्शन, कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक एज डन बाय फेराडे एक्सपेरिमेंट, यहां से आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और ये आपको नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले आप एक काम करो, इस चीज को क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं ना, उसको हम कल समझ लेंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। फॉर्मूला यूज करो इसमें, कोई मैं हिंट दे दूं? हिंट 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 में आप फॉर्मूला यूज करो, वही बात है, ईएमएफ का माइनस के d∅/dt वाला, बस फाइनल माइनस इनिशियल वाला, जो ई आएगा आपका माइनस के फाइनल, या फिर बोल दो कि ∅2 माइनस के 5 डिवाइडेड बाई t। A coil of 800 turns, effective area 0.05 meters.
इफेक्टिव एरिया क्या है 0.05 मीटर स्क्वायर है। अच्छा इफेक्टिव एरिया है तो क्या मैं इसमें n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे भाई, नंबर ऑफ Yes. टर्न के लिए यस n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को आपको अगर याद हो तो क्या मैं फ्लक्स निकालना है, अगर मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था बताओ यार, फ्लक्स का यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं तो φ2 माइनस के φ2 के क्या करूंगा मैं, क्या एन बी ए कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा 2 है तो कॉस थीटा 2 माइनस के एन बी ए कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई टी होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे। Yes, sir. यस होगा। अब यहाँ पे हम एंगल को Yes. देखते हैं। अ कॉइल ऑफ 800 टर्न्स, इफेक्टिव एरिया इतना है, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहले परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर रखा है, पहले परपेंडिकुलर रखा है तो थीटा क्या लेंगे हम, थीटा क्या लेंगे, थीटा 1 90 डिग्री बेटा 0 डिग्री। यस सर 0 डिग्री 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये आपका एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर है कि नहीं, एरिया वेक्टर जो एन एन कैप जो यस था, सर इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, ऐसी तो है परपेंडिकुलर, ये 0 परपेंडिकुलर डिग्री एरिया हो गया, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल ही होता था। थीटा 1 आपका 0 डिग्री हो गया, उसके बाद उसने 90 डिग्री रोटेट किया है तो आपका थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. तो आप यस इसमें सर पुट कर दो जरा, पुट कर दो, फाई इक्वल टू माइनस के एन बी ए कॉस 90 माइनस एन बी ए कॉस 0 डिवाइडेड बाई टी। तो देखो क्या ये 0 हो जाएगा, यस सर नहीं ये 0 हो जाएगा, तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एन बी ए डिवाइडेड बाई टी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फाई नहीं होता था बेटा, ई होता था, ई मैंने फाई लिख दिया इसको, ई है ना, ई φ2 माइनस के φ1 डिवाइडेड बाई टी, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब यहाँ sir. पे सिंपल वैल्यू पुट कर दो, एन क्या है आपका, एन क्या है आपका 800 टर्न्स, बी क्या है, बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5, ए क्या है आपका 0.05 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है आपका 0.1 सेकेंड। सॉल्व करो इसको और आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करोगे इसका आंसर लमसम 40 माइनस के 5 है, 0.02 आएगा, 0.02 वोल्ट आंसर आएगा, ऑप्शन सी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर तो अभी देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको, और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है सॉरी, 5 क्वेश्चन होमवर्क में, और इनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, सबके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। और यहाँ से जो मैंने छोड़ा है ना आज, ये वाला स्लाइड, इनको हम करेंगे कल की क्लास में कवर करेंगे इसको। और अभी हम क्लास को करते हैं एंड फिर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी जाना है। और अब हमारी क्लास कब होगी लास्ट, नेक्स्ट क्लास कब होगी, Friday. फ्राइडे हाँ को फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे को पढ़ के आइएगा इसको, क्योंकि लेंज लॉ फैराडे लॉ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से करना है। और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, ठीक है? Yes, sir. यस सर पढ़ के आइएगा और क्वेश्चंस को लगाइएगा खुद से। Yes, sir. ओके देन फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Sir, Thank you.